So we'll continue with the same chapter, that is chapter number 14, depreciation. इसमें हम जो कुछ कर चुके हैं, पहले हमने मीनिंग वगैरह इसका जो था वो कर लिया था डेप्रिसिएशन का। इसके बाद हमने इसके दोनों मेथड्स कर लिए। दो मेथड्स कौन कौन से थे? स्ट्रेट लाइन मेथड एंड reducing balance method. Straight line method is also known as diminishing balance method. Very good. Straight line method is also known as original cost method and fixed installment. Fixed installment. Straight line method, original cost method and fixed installment method. Diminishing balance method is also known as reducing balance method and रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। ये उनके मेथड्स थे। और उसके बाद हमने इसके रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स भी कर लिए, वो भी हमारा हो गया। देन वी स्टार्टेड द टॉपिक व्हेन प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन, हमने वो भी कर लिया। देन वी स्टार्टेड टॉपिक एसेट डिस्पोजल, इसकी प्रिपरेशन हमने कल वो भी फिनिश किया, परसों स्टार्ट किया था मेरे ख्याल से हमने, और कल वो फिनिश कर दिया। ठीक। एंड इसमें हमने वो समझ भी किए जहाँ पे डाटा पूछा हो 1 साल का, हमने वो भी की जहाँ पे 3 या 4 साल का अकाउंट पूछा गया, उसमें सारा कुछ हो किया। ठीक है, ये अपना न्यूमेरिकल्स थे जो पार्ट था। इसके अलावा मैंने आपको बोला था कि इसकी जो थ्योरी है ना, वो थोड़ी थोड़ी साथ में हम कर रहे हैं, लेकिन जो न्यूमेरिकल पोर्शन करने के बाद थोड़ी थ्योरी और इजी लगती है। जो जरूरी थी मैंने वो करवा दी थी आपको। अब इसमें जो थ्योरी है करने वाली वो आप देखिए 14.1 पेज नंबर पे मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन है, ये हम कर चुके हैं। फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन, फीचर्स ऑफ डेप्रिसिएशन ये आपने करनी है। इसमें कोई भी पॉइंट ऐसा नहीं है जो हम डिस्कस ना पहले किया, इसीलिए मैंने पहले थ्योरी छोड़ी कि जब पॉइंट्स आएंगे बीच बीच में हम डिस्कस करते रहेंगे। अदरवाइज टॉपिक एक था आपका स्ट्रेट लाइन मेथड और रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड का डिफरेंस, उसकी मेरिट्स, डीमेरिट्स वगैरह, ये मैंने कहा था ये पहले पढ़ लेना, बिकॉज वो हम डिस्कस कर चुके थे क्लास में, है ना। देन एक टॉपिक था आपका डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन एंड डिप्लीशन, ये भी हमने कर लिया था स्टार्टिंग में। इसके रिगार्डिंग हमने बुक में 3 दी हुई है, हमने एक और टर्म पढ़ी थी ऑब्सोलेसेंस। ऑब्सोलेसेंस क्या होती है? टेक्नोलॉजी हमारी, मशीनरी हमारी आउटडेटेड हो जाएगा ना। डेप्रिसिएशन व्हेन टेंजिबल एसेट्स आर डेप्रिशिएटेड आर रिटन ऑफ, अमोर्टाइजेशन व्हेन इनटेंजिबल एसेट्स आर रिटन ऑफ, डिप्लीशन व्हेन नेचुरल रिसोर्सेज आर रिटन ऑफ, एंड ऑब्सोलेसेंस ऑब्सोलीट व्हेन आर मशीनरी और आर टेक्नोलॉजी गेट्स आउटडेटेड। मशीन काम की है लेकिन वो पुरानी हो गई है, वो मतलब वैसे नहीं काम कर रही। ठीक है। देन है कॉजेज और रीजंस ऑफ डेप्रिसिएशन, ये भी हम लिख चुके हैं, हमने मीनिंग में लिखा था, मीनिंग में मेंशन किया था हमने दैट फॉल इन द वैल्यू ऑफ टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स ड्यू टू वेयर एंड टेयर, ड्यू टू रिपेयर, ड्यू टू एक्सीडेंट, ड्यू टू लैप्स ऑफ टाइम, दीज आर द रीजंस। यही यहाँ पे पॉइंट जो है मेंशन किए हुए हैं। ठीक। देन आपका था ऑब्जेक्टिव्स और नीड फॉर प्रोवाइडिंग डेप्रिसिएशन, ये अपना करने वाला रहता है। अदरवाइज जो टॉपिक ये वाला है, ये सारा पॉइंट आपको, न्यूमेरिकल्स आपने कर लिए हैं, ये पॉइंट आपको क्लियर हो जाएगा। बट स्टिल इसमें फर्स्ट पॉइंट है, मैं करवा रहा हूँ आपको। इसमें फर्स्ट पॉइंट है टू डिटरमिन करेक्ट प्रॉफिट और लॉस। अगर हम डेप्रिसिएशन प्रोवाइड करते हैं, देन द प्रॉफिट और लॉस विच वी कैलकुलेट इज करेक्ट अमाउंट ऑफ प्रॉफिट। अगर हम डेप्रिसिएशन ना प्रोवाइड करें, बिकॉज डेप्रिसिएशन इज एन एक्सपेंस, बिजनेस एक्सपेंस है ना, अगर हम डेप्रिसिएशन ना प्रोवाइड करें तो जो प्रॉफिट या लॉस हमारा आएगा, दैट विल नॉट बी एक्चुअल, दैट विल नॉट बी ट्रू, दैट विल नॉट बी करेक्ट, दैट विल बी इनकरेक्ट प्रॉफिट, क्योंकि हमने एक अपना एक्सपेंस दिखाया नहीं। और जब हम एक्सपेंस नहीं दिखा रहे हैं, हम एसेट को नहीं चार्ज कर रहे हैं डेप्रिसिएशन, इट मीन्स कि हमारे प्रॉफिट्स ज्यादा शो कर रहे हैं, ज्यादा ही कर रहे हैं ना, है ना। हमारा प्रॉफिट हुआ मान लो 1 लाख रुपया और हम 20,000 की डेप्रिसिएशन चार्ज कर चुके हैं। अगर हम ना करते 20,000 की डेप्रिसिएशन तो हमारा प्रॉफिट कितना होता? 1,20,000 रुपये, ज्यादा होता है ना। इट मीन्स कि जो प्रॉफिट अगर हम डेप्रिसिएशन ना चार्ज करें, जो प्रॉफिट हम दिखाएंगे, दैट विल नॉट बी ट्रू प्रॉफिट, एक्चुअली दैट विल बी इनकरेक्ट प्रॉफिट। ठीक है। एंड वेयर एज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट सेज की इंफॉर्मेशन है अकाउंटिंग जो प्रोवाइड करती है, दैट शुड बी ट्रू एंड फेयर। जिस पोजीशन पे बिजनेस है उसी पोजीशन को अकाउंटिंग को दिखाना चाहिए। ठीक। देन सेकंड इज टू शो ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। ऊपर बात हो रही थी प्रॉफिट और लॉस की, प्रॉफिटेबिलिटी की, यहाँ बात हो रही है फाइनेंशियल पोजीशन की। फाइनेंशियल पोजीशन मींस द पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटीज। हमने एक स्टेटमेंट तैयार की थी अकाउंटिंग इक्वेशन में, आपको याद होगा, बैलेंस शीट।
जो बैलेंस शीट है दैट इज द स्टेटमेंट विच शोज आर फाइनेंशियल पोजीशन। अगर हम डेप्रिसिएशन ना शो करें उस केस में हमारी पोजीशन जो है बैलेंस शीट की मीन एसेट्स हमारी सही वैल्यू पे नहीं होगी। अब एसेट सही वैल्यू पे नहीं है, इट मीन्स बैलेंस शीट जो है वो हमारी ठीक नहीं बन रही है। बैलेंस शीट ठीक नहीं बन रही है विच मीन्स कि हम अपनी बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को सही शो नहीं कर रहे हैं, ट्रू एंड फेयर शो नहीं कर रहे हैं। द पोजीशन विच वी आर शोइंग इज इनकरेक्ट पिक्चर। ठीक। देन इज टू डिटरमिन द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब जब एसेट को हम डेप्रिशिएट करते हैं, एसेट को हम यूज करते हैं, तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ती है, बिकॉज एसेट का भी तो खर्चा हो रहा है ना। अगर हम नहीं दिखाएंगे तो क्या होगा, हमारी वो जो एसेट है, हमारी जो कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, वो हमारी कम शो होगी। हम अगर डेप्रिशिएट ना करें एसेट को तो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम शो होगी, मीन एक्सपेंसेस हमारे कम शो होंगे, विच विल अगेन वी कैन से कि वी आर नॉट शोइंग ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बिजनेस। देन इज to provide funds for replacement. See, depreciation is a non cash expense. कैश एक्सपेंस तो नहीं है। जब एसेट को हम यूज करते हैं तो नहीं हमारा कैश कम होता, जब एसेट को परचेज करते हैं तब कैश कम होता है। अगर मैंने एसेट को 10 साल पहले परचेज किया, 10 साल पहले एक बार ही पैसा मेरा कम हुआ होगा। एसेट को यूज करते हुए मेरा पैसा नहीं कम हो रहा। इट मीन कि जब मैं एसेट को यूज कर रहा हूँ, एक्सपेंस तो मैं दिखा रहा हूँ बट मैं उसको नॉन कैश एक्सपेंस दिखा रहा हूँ। इट मीन मेरा पैसा कहीं ना कहीं मेरा जमा हो रहा है पैसा, है ना। मैं दिखा रहा हूं सपोज मेरा प्रॉफिट हुआ 1 लाख रुपया, मैं 20,000 रुपया डेप्रिसिएशन माइनस कर चुका था, ऑलरेडी मैंने माइनस की हुई है। बट डेप्रिसिएशन जो है इट इज नॉन कैश एक्सपेंस। चाहे 1 लाख रुपये में प्रॉफिट दिखा रहा हूं, लेकिन 1 लाख का नहीं कैश मेरा इनफ्लो हो रहा है। मेरा 20,000 रुपया ऐसा और है जो मैंने एक्सपेंस तो दिखा दिया है लेकिन कैश नहीं अभी बाहर गया। मतलब मेरा 20,000 जमा हो गया मेरे पास, मैंने दिखाया एक्सपेंस, कैश तो नहीं पे किया इस साल, मीन्स मेरा 20,000 जमा हो गया। अगले साल 20,000 फिर जमा हो जाएगा, नेक्स्ट डे 20 फिर हो जाएगा, 20 एग्जांपल है, 20 में जमा होता रहेगा। मीन्स मेरे पास से एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स ये 20-20 हजार करके 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा डिपॉजिट हो जाएगा, जिसको मैं यूज कर सकता हूँ इन रिप्लेसिंग द एसेट। ठीक है, बिकॉज इसका मेन पॉइंट यहाँ पे क्या है, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। कैश आउटफ्लो नहीं हो रहा लेकिन हम एक्सपेंस शो करे जा रहे हैं। ठीक। नेक्स्ट इज टू कंप्लाई विद लीगल प्रोविजंस। मेन पॉइंट कि बिना डेप्रिसिएशन के आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है वो कभी भी प्रिपेयर नहीं कर सकते हो। यू कांट ओमिट इट, यू कांट से, है ना, कि हम नहीं करनी है हम बाद में करेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। लीगली इट इज मैंडेटरी फॉर द बिजनेस टू प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन द एसेट्स। Fine. These are the objectives or needs for providing depreciation. Then next topic है आपका 14.4 पे, it is factors और basis of providing depreciation। ये भी हम पहले कर चुके हैं, हमने फार्मूला हमने कल भी रिपीट किया था मेरे ख्याल से। फार्मूला इफ सपोज depreciation amount is not given या rate is not given, then cost minus scrap value upon number of years, है ना, estimated life of the asset। ऐसे ही है। तो यही चीजें हैं जो इफेक्ट कर रही हैं। आप देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या दिया है, हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ द एसेट मींस कॉस्ट प्राइस ऑफ द एसेट। सेकंड है एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू। थर्ड इज यूजफुल और इकोनॉमिक लाइफ ऑफ द एसेट एंड लास्ट इज लीगल प्रोविजंस, जो भी हमें लीगली कंपनीज एक्ट कह रहा है या हम इनकम टैक्स लॉज कह रहे हैं उसके अनुसार। दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द डेप्रिसिएशन। अगर एसेट की वैल्यू सपोज है, परचेज प्राइस है 2,10,000 रुपये, सी एस है सपोज 10,000 रुपीज एंड एस्टिमेटेड लाइफ है सपोज 10 ईयर्स, कितनी वैल्यू आएगी पर ईयर डेप्रिसिएशन? 20,000। बिकॉज दिस वैल्यू जो है इट इज अफेक्टेड बाय ऑल दीज फिगर्स। इनमें से आप कोई भी एक चेंज कर दीजिए, ये अमाउंट चेंज हो जाएगी। डेप्रिसिएशन डिपेंड्स अपॉन द कॉस्ट प्राइस, it depends upon the scrap value and it depends upon the number of years of estimated life of the asset। किसी एक वैल्यू को आप चेंज कर दीजिए, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो है वो चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये हमने न्यूमेरिकल भी किया हुआ है, हमारे पास 2 या 3 सम्स थे जो आए थे, हमने कल इसको रिपीट भी किया था। देन है आपका एक है पेज नंबर 14.8 पे, डिफरेंस बिटवीन डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। टोटली थ्योरी है ये। बस आपने डेप्रिसिएशन पहले किया, उसके बाद आपने प्रोविजन वाला मेथड किया। अगर आपको न्यूमेरिकल्स याद है तो ये वाला जो पॉइंट है ये बड़ा इजी हो जाएगा। ये आपने घर से रीड करके आना है,
इसको हम कल दोबारा डिस्कस करेंगे, जो आपकी प्रॉब्लम होगी वो पूछेंगे। देन है आपका 14.9 पेज नंबर पे मेथड्स ऑफ डेप्रिसिएशन, है ना। स्ट्रेट लाइन मेथड है फर्स्ट। नेक्स्ट पेज पे जाके इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स है, ये हमने तब भी बात करी थी कि आप पढ़ लेना, बिकॉज इन मेथड्स को हम, आपको याद होगा, सेम एग्जांपल के साथ एक एग्जांपल ली थी, एसेट 1 लाख रुपीस की है और जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन दैट इज रुपीज 10%। हमने सेम एग्जांपल के साथ दोनों मेथड्स कर लिए थे, स्ट्रेट लाइन भी कर लिया था और साथ में हमने रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड भी कर लिया था, डिटेल में कर लिया था। मैंने तब कहा भी था कि इनकी आप थ्योरी पार्ट में मेरिट्स और डीमेरिट्स पढ़ सकते हो। जो 14.9 पे आपको दिया हुआ है मीनिंग ऑफ मेथड, फर्स्ट मेथड, और 14.10 पे दिया हुआ है आपको मेरिट्स और डीमेरिट्स, ये वही है जो आपने पहले पढ़े हुए हैं। स्टिल अगर आपने नहीं पढ़े हुए हैं सपोज, तो अब पढ़ लेना, बाकी थ्योरी के साथ इसकी जो पॉइंट्स रहेंगे हम डिस्कस करेंगे। ऐसे ही सेकंड मेथड का भी होगा। सेकंड मेथड दैट इज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इट इज गिवन एट पेज नंबर 14.23। इसका मीनिंग दिया हुआ है एंड 14.24 पे इसकी मेरिट्स और डीमेरिट्स ये दोनों दी हुई है, ठीक है, जो कि आपने पहले पढ़नी थी। हो सकता है आपने पहले ना पढ़ी हुई हो और अब पढ़ लेना उसको, और कल इसकी हम डाउट्स आपके डिस्कस करेंगे। देन है आपका मीनिंग ऑफ एसेट डिस्पोजल अकाउंट, इट इज एट 14.37 पेज नंबर। ओनली मीनिंग ऑफ एसेट डिस्पोजल। और एक आपका 14.42, अगर मीनिंग ऑफ एसेट डिस्पोजल जो है, जो हमने किया, बताया था कल, मैंने कल परसों शुरू किया था, बताया था क्यों खुलता है, कब खुलता है, कितने दिन के लिए खुलता है, कोई ओपनिंग बैलेंस नहीं, कोई क्लोजिंग बैलेंस नहीं, है ना, ये वो पॉइंट्स ही हैं सारे। देन 14.42 पेज नंबर पे है आपका डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड एंड रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। ये एक आपका, ये आपकी थ्योरी है, ये भी मैंने तब कहा था कर लेना, जब मेरिट्स डीमेरिट्स दोनों मेथड्स की मैंने बोली थी स्टार्टिंग में आपको, चैप्टर के स्टार्टिंग में, साथ में मैंने ये भी कहा डिफरेंस भी कर लेना, ठीक है। अब सारी थ्योरी आपकी हो जाएगी जो कोई रहती थी बीच में सपोज, क्योंकि हमने छोड़ी हुई थी कि न्यूमेरिकल्स कर दें, हम बाद में करते हैं। डन। दिस वाज अबाउट डेप्रिसिएशन। जो आपका नेक्स्ट चैप्टर है दैट इज चैप्टर नंबर 15, इट इज टोटली थ्योरी, प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। चैप्टर 15 इज प्रोविजंस एंड रिजर्व्स। इसमें हम इसका मीनिंग करेंगे, कॉन्सेप्ट रहेगा और टाइप्स ऑफ रिजर्व्स रहेगा, जो टॉपिक है इसमें मेन यही है। और एक डिफरेंस रहेगा आपका मेनली बिटवीन प्रोविजंस एंड रिजर्व्स, और बाकी टाइप्स ऑफ रिजर्व्स का भी है जो डिफरेंस वो रहेगा। छोटा सा चैप्टर है ये वाला, अगर आज शुरू करते हैं, टाइम कम पड़ा हुआ है, तो कल फिनिश हो जाएगा, हाफ आज हो जाएगा, हाफ कल हो जाएगा। इसमें हम मीनिंग करने से पहले हम इसका मीनिंग करने से पहले हम रिजर्व्स का मीनिंग करेंगे, ठीक। रिजर्व का जो मीनिंग है दैट इज, इसका पहले आप एक लिख लीजिए 2 लाइंस में, मेरे को समझाना इजी रहेगा आपके लिए। इट इज मीनिंग ऑफ रिजर्व, फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज दैट टाइप ऑफ, ऐसे लिखिए, इट इज एन अमाउंट, ये लिखो, इट इज एन अमाउंट केप्ट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट्स, इट इज एन अमाउंट केप्ट असाइड out of profits to meet the future needs of the company or to strengthen the financial position of the company, to strengthen the financial position of the company। ये हम एक पॉइंट कर चुके हैं बिजनेस स्टडीज में, चैप्टर वाज सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। अगर आपको उसमें से हल्का सा कोई याद आ रहा हो, कोई सोर्स, रिटेन्ड अर्निंग्स, यस वेरी गुड, रिटेन्ड अर्निंग्स। रिटेन्ड अर्निंग क्या थी कि होल ऑफ द अर्निंग्स भी नॉट डिस्ट्रीब्यूट, अगर हम कंपनी की बात करें, दिस इज नॉट अबाउट सोल ट्रेड और पार्टनरशिप, ये हम कंपनी की बात कर रहे हैं। होल ऑफ द अर्निंग इज नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, बट सम पार्ट ऑफ द अर्निंग इज केप्ट एज रिजर्व्स इन द कंपनी, ये वो रिजर्व्स हैं।
जो रिटेन्ड अर्निंग्स होती हैं वो रिजर्व्स ही होती है ना। अगर हम बिजनेसमैन जो है वो सारा पैसा जो है ना वो खर्च नहीं करता है, सोल ट्रेड की बात भी कर लेना, सारा पैसा नहीं खर्च करता है। बिजनेसमैन नहीं, सर्विस क्लास भी नहीं करता। अगर जिनके पेरेंट्स जो हैं वो सर्विस सेक्टर में है, वो सैलरी लेके घर पे आ रहे हैं, क्या सारे की सैलरी को खर्चा कर लेंगे या कुछ बचाएंगे भी? बचाएंगे नहीं। अगर सपोज 100 रुपये सैलरी आ रही है तो हर पर्सन जो है, हर फैमिली जो अपने हिसाब से पैसा बचाएगी, है ना। चाहे कोई 10 बचाए, चाहे कोई 50 बचाए, चाहे कोई 40 बचाए, कोई ना कोई बचाए। ये नहीं है कि हर महीने की सैलरी हम सारा खर्चा कर दें, कभी नहीं होता, ये कभी नहीं होता। रादर जो मतलब फाइनेंशियली थोड़े से होते हैं ना, वी कैन से कि नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, वो तो सैलरी में से ही इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, पहले सेविंग्स पहले ही हो जाती हैं। ये नहीं कि सैलरी घर पे आएगी फिर खर्चा करेंगे फिर हम बचाएंगे, जो बच जाएगा उसको सेव करेंगे, ऐसा नहीं होता। इस केस सेविंग्स कभी भी नहीं होती, इस वे से सेविंग्स कभी भी नहीं होती। अब घर पे 100 रुपये आया सपोज सैलरी का, और हम कहेंगे 100 रुपया इसमें से खर्चा करते हैं, जितना बच गया ना उसको इन्वेस्टमेंट कर देंगे, बचेगा ही नहीं, बचना ही नहीं है पैसा। पैसा ऐसी चीज है, जेब में आ गया खर्च हो जाएगा। जो फाइनेंशियली नॉलेजेबल पर्सन होगा क्या करेगा, सैलरी 100 आ रही है ना, उसमें से पहले इन्वेस्टमेंट कर देगा, अब खर्चा करेगा, सेव पहले करेगा उसको। ये 20 रुपये लगा दिए कहीं, आपके पेरेंट्स ने भी, किसी ने LIC ली होगी इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, है ना, अदरवाइज दैट इज फॉर इंश्योरेंस पर्पज। LIC ली होगी, किसी ने कोई कोई RD अकाउंट होता है वो खोला होगा, कोई कहीं म्यूचुअल फंड पैसे लगा रहा होगा, कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर रहे होंगे। किसी का PF कट रहा होगा, अगर आप सैलरी क्लास में आपके पेरेंट्स आते हैं, उनका PF वगैरह प्रोविडेंट फंड, वो पैसा उनका जमा हो रहा है, किसी का पेंशन में जमा हो रहा है, कहीं ना कहीं हो रहा होगा आपका। ये 20 रुपये वो है, ठीक है। तो जो पर्सन फाइनेंशियली नॉलेजेबल है ना, वो तो पहला ही पैसा जो है वो सेव कर लेगा। जो हम बात कर रहे हैं वो ये है कि हम जो पैसा है, जितना भी सैलरी हमारे पास आई या प्रॉफिट हमारे पास आया, हमने उसको सारे को सारा पैसा जो खर्चा नहीं किया, कुछ ना कुछ पैसा बचा लिया। क्यों बचाया? अगर मैंने यहाँ पे मेरी सैलरी 100 रुपया है, मैंने 80 रुपये खर्च कर दिए, मैंने 20 सेव कर लिए, मैंने क्यों बचाई? गिव मी एनी रीजन। मैंने क्यों बचाए 20 रुपये? मैं सारे खर्च देता हूँ ना, मैं क्यों बचाऊंगा? हाँ, कोई प्रॉब्लम में आ गई, सो फॉर एग्जाम्पल, हाँ, एक्सीडेंट ना हो जाए, पैसा मतलब प्रॉब्लम, बीमारी की बात कर रहे हैं, है ना, ऐसी कोई चीज ना लग जाए, पैसे कहाँ से लगाएंगे भैया? पैसे पड़े होने चाहिए। या हम इसको पॉजिटिव साइड देखें, कल को बच्चों की शादी भी करनी है, पैसे चाहिए, कल घूमने भी जाना है कहीं, पैसे चाहिए, कोई आ जा जाता है उसको खर्चा करना पड़ता है, पैसे चाहिए। मीन्स एवरीथिंग वी थिंक ऑफ, है ना। ये 20 रुपए हमारे इस पर्पज के लिए। इन केस कुछ भी नहीं होता, कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही, कोई घर पे भी नहीं आया, उस महीने कोई शादी ब्याह भी नहीं आया, तो 20 क्या हुआ? बच गए। आर फाइनेंशियल पोजीशन इज स्ट्रॉन्ग, सेविंग्स बढ़ गई। जो रिजर्व है ना वो सेविंग्स ही है। जैसे हम घर पे अपनी सैलरी में से या अपने प्रॉफिट में से सारा पैसा खर्चा नहीं करते हैं, ऐसे ही बिजनेस भी, कंपनीज भी सारा पैसा जो है वो डिविडेंड की फॉर्म में नहीं देती हैं, नहीं खर्चती हैं। जितना प्रॉफिट होता है उसमें से कुछ पैसा जो है वो बिजनेसमैन जो है वो अपने लिए खर्चा कर लेता है, और बाकी का पैसा जो बच जाता है उसको रिजर्व रख लेता है। अब अगर हम रिजर्व की बात करें, उसको वो रिजर्व रख लेता है, जिससे क्या होता है, कोई ना कोई अनएक्सपेक्टेड चीज फ्यूचर में, अनसर्टेन बिकॉज द फ्यूचर इज अनसर्टेन, पैसा कहीं चाहिए हो सकता है ना, तो मशीनरी ब्रेक डाउन ना हो जाए उसके लिए चाहिए होगा, कहीं इंप्लॉइज ज़्यादा लगाने पड़ जाएंगे, ज़्यादा ऑर्डर आ जाए, पैसा कहाँ से आएगा? ज़्यादा रॉ मटेरियल लेना पड़ेगा, सपोज रॉ मटेरियल ज़्यादा लेना पड़े, सपोज रॉ मटेरियल सस्ता मिल रहा है अभी, ज़्यादा लेके रख लेते हैं, कल को महंगा हो जाएगा, है ना, या शॉर्टेज ना कहीं आ जाए, आज ही लेके रख लेते हैं, पैसा चाहिए होगा उस चीज़ के लिए। ये पैसा सारी फ्यूचर कंटिजेंसीज के लिए काम आएगा, अनएक्सपेक्टेड जो चीज़ें हैं उसके लिए काम आएगा। मशीनरी वगैरह हमारी खराब हो गई, नई मशीनरी लेनी पड़ी, पैसा कहाँ से आएगा? यहाँ से आएगा। ये वो चीज़ें हैं। हर बिजनेसमैन के पास रिजर्व होता है। जितना किसी के पास ज़्यादा रिजर्व, जितना किसी के पास ज़्यादा रिटेन्ड अर्निंग्स, उतना ही बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पोजीशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। ये वो है, हमने यही लाइन लिखी डेफिनेशन में भी, इट इज दैट पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज केप्ट असाइड टू मेक द पोजीशन ऑफ द बिजनेस मोर स्ट्रॉन्ग। यही लिखा है ना, वर्डिंग यहाँ वहाँ की होगी मैंने उसका मीनिंग यही बनता है ना
It is that part of profit which is kept aside out of it, so that the future position of the business, financial position of the business can be stronger. नहीं, ये ऐसी मनी है जो बिजनेस को, जो भी अप्स एंड डाउन्स आ रही हैं बिजनेस में जो अप्स एंड डाउन्स आ रही हैं उनको एब्जॉर्ब करने में हेल्प करता है। यही लाइन हमने वहां भी पढ़ी थी रिटेन्ड अर्निंग्स में। इट एब्जॉर्ब्स द शॉक्स ऑफ अप्स एंड डाउन्स। शॉकर ऑब्जर्वर होते हैं ना, बाइक के होते हैं या कार वगैरह के होते हैं। अगर वो खड्डा वगैरह आ भी जाए ना, अप्स एंड डाउन्स आ जाए, हमें इतना फील नहीं होता। कभी साइकिल में बैठ के देखना, जिस साइकिल के शॉकर नहीं होते उस पे बैठने, रिक्शे पे बैठ के देखना, जितना वो आता है ना स्पीड ब्रेकर, जितना वो होता है उससे डबल हम चलते हैं, बिकॉज वहां पे शॉकर्स नहीं है। ये जो है ये बिजनेस की शॉकर्स हैं, जो बिजनेस में जो इकोनॉमी में अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं उसको अब्जॉर्ब कर रहे हैं। हमें ये फील नहीं होने देते, क्योंकि पैसा हमारे पास है, कहीं जरूरत पड़ती है हम रिजर्व्स को जो है वो यूज कर लेते हैं, मैनेज कर लेते हैं उसको। दिस इज रिजर्व विच इज a kind of profit, which is a part of profit rather, not a kind of profit, it is a part of profit। अगर हम इसकी जो है टाइप्स की बात करें, रिजर्व्स की टाइप्स की बात करें, टू टाइप्स ऑफ रिजर्व्स आर देयर। रिजर्व, two types of reserves are there, one is revenue reserve and other is capital reserve। revenue reserve and capital reserve, ठीक। रेवेन्यू रिजर्व, कैपिटल रिजर्व। अब रिजर्व जो है वो क्रिएट कहाँ से होने हैं? प्रॉफिट में से, बिकॉज प्रॉफिट्स होंगे तो रिजर्व होने हैं, प्रॉफिट नहीं होगा तो रिजर्व नहीं होगा, है ना। रिजर्व प्रॉफिट में से क्रिएट होनी है। अब बिजनेस के ना जो प्रॉफिट्स होते हैं वो दो तरह के होते हैं। कौन बताएगा मेरे कौन कौन से होते हैं? रेवेन्यू एंड कैपिटल। एग्जांपल, बिल्कुल ठीक है। रेवेन्यू जो मतलब उसकी होते हैं, हम जैसे कोई सेल वगैरह की है, जब कैपिटल वगैरह को लैंड वगैरह बेच दी उसकी प्रॉफिट। यस एग्जैक्टली, बिल्कुल ठीक। हाँ जी, वही है कॉन्सेप्ट हमने जो किया हुआ है ना, बिल्कुल सही है आपका। ये नॉन प्रॉफिट जो हमने टर्मिनोलॉजी में किया था ना। बिजनेस के प्रॉफिट्स होते हैं टू टाइप्स के। एक होता है, अगर टेक्निकल टर्म ले तो जो हिमांशु ने बताई, ठीक है। अगर टर्मिनोलॉजी में जाए आपका पॉइंट बिल्कुल ठीक है, कितना बिजनेस के प्रॉफिट होते हैं टू टाइप्स के। एक होता है रेवेन्यू प्रॉफिट और एक होता है कैपिटल प्रॉफिट। ठीक, कैपिटल प्रॉफिट हैज नो कनेक्शन विद द कैपिटल। मैं बता दूंगा, it has not at all, not even a single % connection with capital, even capital reserve also, है ना। कैपिटल वर्ड देख के जनरली जब जब ये क्वेश्चन डाला गया है ना, तो बच्चों ने टेस्ट में या एग्जाम में कैपिटल प्रॉफिट को या कैपिटल रिजर्व कैपिटल के साथ रिलेट कर दिया। टोटली रॉन्ग। कैपिटल इज समथिंग एल्स, कैपिटल प्रॉफिट इज समथिंग एल्स, कैपिटल रिजर्व इज समथिंग एल्स, है ना। इन दोनों का फिर रिलेशन है आपस में, लेकिन इन दोनों का कैपिटल के साथ कोई रिलेशन। डन। अब जब बिजनेस की प्रॉफिट्स की हम बात कर रहे हैं, टू टाइप्स ऑफ प्रॉफिट्स आर देयर, वन इज रेवेन्यू प्रॉफिट, अदर इज कैपिटल प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट कौन सा है? जो बिजनेस को मेन एक्टिविटीज से हो रहा है, जिसे हम बोलते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ऑपरेटिंग मीन्स ऑपरेशन, बिजनेस की जो मेन काम है। एग्जाम्पल लेते होते हैं हम स्टेशनरी वाली, याद है ना। स्टेशनरी वाले पर्सन जो है, हम जनरली यही एग्जांपल लेते हैं। स्टेशनरी वाला पर्सन जो है वो पेन पेंसिल नोटबुक्स बुक्स मैगजीन्स वगैरह वो बेच के पैसा प्रॉफिट कमा सकता है, लेकिन वो सिर्फ यही बेच के प्रॉफिट नहीं कमाएगा। हो सकता है उसके पास कोई पीस ऑफ लैंड पहले पड़ा हुआ हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। उसने किसी कंपनी के शेयर्स परचेज किए हों, हो सकता है उसने कोई बिल्डिंग रेंट पे दी हुई हो। उसका काम तो नहीं है शेयर परचेज करना। ही इज नॉट अ प्रॉपर डीलर कि वो बिल्डिंग रेंट पे देगा। ही इज नॉट अ प्रॉपर डीलर कि वो लैंड परचेज करके बेचेगा। उसने वैसे ही किया था इन्वेस्टमेंट पर्पज के लिए, पैसा लगाया, बढ़ गया, बेच दिया। उसका वो प्रॉफिट एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है। तो जो वो प्रॉफिट स्टेशनरी आइटम बेच के कमा रहा है, जो वो प्रॉफिट रेगुलर आइटम से, रेगुलर एक्टिविटीज से, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कमा रहा है, वो प्रॉफिट है रेवेन्यू प्रॉफिट फ्रॉम रेगुलर नॉर्मल एक्टिविटीज वी कैन सी। स्टेशनरी वाले की नॉर्मल क्या है? पेन पेंसिल बेचना। प्रॉपर्टी डीलर के लिए नॉर्मल एक्टिविटीज क्या है? सेल करना, प्लॉट ऑफ दैट लैंड सेल करना, या कोई मकान बन गया बिल्डिंग वो सेल करना, या रेंट पे लेके देना रूम वगैरह, है ना, हाउस वगैरह, होम वगैरह बोले।
वो उसका रेवेन्यू है। एक फर्नीचर वाले के लिए नॉर्मल एक्टिविटीज क्या है, सोफा सेट, बेड, टेबल, चेयर वगैरह सेल करना, ठीक है। हर एक बिजनेस की अलग अलग नॉर्मल एक्टिविटीज, ऐसा ही है। तो जो नॉर्मल एक्टिविटीज हैं, जो वहां से प्रॉफिट अर्न किया जाए, दैट इज द रेवेन्यू प्रॉफिट। जो एबनॉर्मल एक्टिविटीज से किया जाए, नॉन रेकरिंग एक्टिविटीज से किया जाए, दैट इज द कैपिटल प्रॉफिट। अगर मैं स्टेशनरी वाले की एग्जांपल लूं, तो रेवेन्यू प्रॉफिट्स के लिए क्या है, प्रॉफिट फ्रॉम द सेल ऑफ स्टेशनरी आर्टिकल्स, पेन, पेंसिल, नोटबुक्स, बुक्स वगैरह। उसके पास लैंड पड़ी थी, उसने प्रॉफिट में सेल कर दी, वो उसका कैपिटल प्रॉफिट। मीनिंग क्लियर दोनों का। एंड एनी रिजर्व, कमिंग टू दिस टॉपिक नाउ, एनी रिजर्व created out of revenue profits is known as revenue reserve, and any reserve created out of capital profit is known as capital reserve. जो रिजर्व है वो किस काइंड का है, वो डिपेंड करता है किस प्रॉफिट से क्रिएट किया गया। अगर वो रेवेन्यू प्रॉफिट से क्रिएट किया गया है तो वो रेवेन्यू रिजर्व है, अगर वो कैपिटल प्रॉफिट से क्रिएट किया गया है तो वो कैपिटल रिजर्व है ना। अगर गुड्स थी 100 रुपए की, उसने बेच दी 150 रुपए की, प्रॉफिट हो गया 50 रुपए का, 50 का, उसने वहां से 10 रुपए जो थे वो रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए। व्हाट काइंड ऑफ रिजर्व इज दिस? रेवेन्यू रिजर्व, एग्जैक्टली रेवेन्यू रिजर्व, बिकॉज प्रॉफिट कहां से हुआ था? सेल ऑफ गुड्स से, है ना। अगर यही उसके पास लैंड पड़ी, उसने लैंड बेची, वहां प्रॉफिट हो गया, कुछ अमाउंट उसने वहां से ट्रांसफर कर दी रिजर्व में, बट काइंड ऑफ रिजर्व विल बी देयर, इट विल बी कैपिटल रिजर्व, बिकॉज द प्रॉफिट इज कैपिटल प्रॉफिट। डिपेंड करता है नेचर ऑफ प्रॉफिट के ऊपर, प्रॉफिट कौन सा है। अगर वो प्रॉफिट जहां से रिजर्व क्रिएट किया जा रहा है वो रेवेन्यू प्रॉफिट है, तो रिजर्व विल बी रेवेन्यू रिजर्व। अगर वो प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट है, रिजर्व विल बी कैपिटल प्रॉफिट। एम आई क्लियर? अगेन हम इसको जो रेवेन्यू रिजर्व को भी दो पार्ट्स में हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। कैपिटल रिजर्व कोई पार्ट नहीं है, ये एक ही है। रेवेन्यू रिजर्व को हम दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। वन इज जनरल रिजर्व एंड अदर इज स्पेसिफिक रिजर्व। जनरल रिजर्व एंड स्पेसिफिक रिजर्व। अब जनरल रिजर्व क्या है, नेम से ही क्लियर होगा, नेम से ही क्लियर, जनरली है, एम ही बचा लिए, मीन्स किसी पर्पस के लिए आप यूज कर लीजिए। वो जो पेरेंट्स ने वो जो सैलरी में 100 रुपए की सैलरी आई, उसमें से 20-20 रुपए हर साल हर महीने से रखे जा रहे हैं, से वो जनरल रिजर्व। कुछ भी प्रॉब्लम आएगी, या प्रॉब्लम, हम डोंट से प्रॉब्लम, कुछ भी मतलब कोई जरूरत पड़ेगी, हम ये कहते हैं ना, नीड कहते हैं, बजाय की प्रॉब्लम ही कहना। नेगेटिविटी जल्दी आती है ना। जब मैंने पूछा था क्यों रखे हैं, सर जी एक्सीडेंट ही ना हो जाए, सर जी की बीमारी ही ना आ जाए, सी नेगेटिविटी है ना। जब भी नीड अराइज हो तो हम उस पैसे को खर्च कर, आप बोलोगे मेरा मोबाइल खराब हो गया है, पैसे, मोबाइल ले दो, पैसे ले देते हैं, उस पैसे यूज कर लिए। आप बोलोगे अब जाना होता है स्कूल, तो बाइक, एक्टिवा नहीं होती, एक्टिवा ले दो, उससे ले दो। मीन किसी पर्पज के लिए हम यूज कर सकते, किसी भी पर्पज के लिए, नेम से ही क्लियर है, जनरल रिजर्व, है ना। एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व। Specific reserve is that reserve which can be used for a specific purpose only. Now, what is the purpose? The purpose for which it has been created. Specific reserve का purpose वहाँ लिखा होता है। जब हम बुक्स अकाउंट प्रिपेयर करते हैं ना, अगर वो स्पेसिफिक रिजर्व है तो वहाँ पे लिखा होता है स्पेसिफिक रिजर्व पर्पस क्या है। फॉर एग्जाम्पल, एक स्पेसिफिक रिजर्व है डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। ये वर्ड हमने, वर्ड तो नहीं पढ़ा हुआ इकट्ठा, लेकिन तीनों वर्ड अलग अलग जरूर पढ़े हुए। डिवेंचर भी पढ़ लिया था हमने, रिडेम्पशन भी पढ़ लिया था, और रिजर्व तो पढ़ ही रहे। मीन्स दैट रिजर्व विच कैन बी यूज्ड ओनली फॉर द पर्पज ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। रिडेम्पशन मीन्स रिफंड करना, पैसे वापस। डिवेंचर इज काइंड ऑफ लोन, कि इस पैसे से सिर्फ वो लोन वापस करेंगे, मीन्स दैट इज अ काइंड ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व। दिस मनी can't be used for any other purpose. Similarly, one more reserve is there, that is known as workman compensation reserve. वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, कि ये रिजर्व मेंटेन किया हुआ है हमने कि अगर वर्कर्स को कंपनसेट करना पड़ जाए ना, व्हाई द वर्कर्स आर टू बी कंपनसेटेड, इन केस को इंजरी हो जाए, उनको काम करते करते उनको इंजरी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, डेथ हो जाए वर्कर की, उसे पैसा पे करना पड़ेगा। उसे पैसा कहाँ से पे करेंगे? इतना पैसा अगर ना हो तो बिजनेस जो है ना, ऐसे काम पहले ही मान के चलता है, थोड़ा बहुत पैसे पहले ही सेव करके रखो, और वो स्पेसिफिक हो गया, बिकॉज अकेला रिजर्व नहीं है ये, इट इज वर्कमैन कंपनसेशन। मीन्स दिस रिजर्व कैन बी यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ
कंपनसेटिंग द वर्कर्स ओनली। अगर ये नहीं यूज हुआ इट विल बी केप्ट एज इट इज, इसको ही और यूज नहीं किया जाएगा बिकॉज इट इज नॉट अ काइंड ऑफ जनरल रिजर्व व्हिच कैन बी यूज्ड एनीवेयर। It's a kind of specific reserve will be used only for that purpose for which it has been maintained. This reserve has been maintained for compensating the workers. This reserve has been maintained for redemption of debentures. So these reserves can be used only for this purpose. Am I clear? Specific general reserve कहीं भी यूज कर लो, उसको हम रिजर्व बोल देते हैं, उसको अकेला रिजर्व भी बोल देते हैं, उसको जनरल रिजर्व भी बोल देते हैं, और स्पेसिफिक के आगे हम वो लगा देते हैं, ये स्पेसिफिक है। एक रिजर्व और होता है, वो यहाँ नहीं, इसमें काइंड नहीं होती है, एक टर्म है और दैट इज नोन एज रिजर्व फंड। मैंने कहा कि ये डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, इसका मतलब क्या है, इस पैसे को मैं कब यूज करूंगा, जब डिबेंचर्स रिडीम करने होंगे। डिबेंचर मैंने रिडीम करने हैं 10 साल के बाद, आज मैं पैसे को रख के वैसे ही बैठा हूँ, मेरा फायदा क्या है पैसा रखने का। रिजर्व मैंने क्रिएट कर लिया कि 10 साल के बाद ना मैंने वापस करना है लोन इतने लाख रुपए का, मैं रिजर्व रख रहा हूँ अपने पास कि मैं तब यूज करूंगा। अरे रख तो आज लिया, यूज कब करना है, 10 साल के बाद, फायदा क्या रखने का, इससे बेटर क्या हो सकता है, उस पैसे को मैं क्या करूँ, इन्वेस्ट कर दूं। सिंपल सी बात, इन्वेस्ट कर दूं, इन्वेस्ट कर दूंगा, मेरे को प्रॉफिट होगा ना कहीं से आएगा, इनकम बढ़ रही है। बेटर ऑप्शन यही है, 10 साल पैसे की जरूरत नहीं है, रख भी लिया इसी पर्पज के लिए, कहीं और यूज भी नहीं कर सकते, कहीं और यूज भी नहीं कर सकते, या यूज भी करना हो सपोज कर भी सकते हो, तब भी रखने का फायदा क्या है, पैसा इतना अपने पास रिजर्व की फॉर्म में, उसको कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया जाए। When that reserve is invested outside the business, that is known as reserve fund. Fund means पैसा कहीं बाहर इन्वेस्ट किया हुआ, इसका मतलब ये है। When we say it is a fund, it's a reserve fund, है ना, when we suffix the word fund here, it means that money has been invested and has been invested outside the business, not in the business. It has been invested outside the business. So reserve fund is that reserve which has been invested outside the business. Am I clear? ठीक है, इतना तो हो गया है। बाकी टॉपिक जो है आपका एक रिजर्व छोटा सा और पड़ा हुआ है वो, और एक प्रोविजंस, वो भी रिजर्व कर ही लीजिए, छोटा सा रिजर्व है, वो भी काइंड भी नहीं आता है, इट इज नोन एज सीक्रेट रिजर्व। मेरे ख्याल से हो ही गया, नेम ही इतना इसका सही है ना रखा हुआ कंपनीज एक्ट में, नेम ही सारा कुछ जो है वो एक्सप्लेन कर रहा है। सीक्रेट रिजर्व, सीक्रेट रिजर्व इज दैट रिजर्व विच इज केप्ट सीक्रेट फ्रॉम आउटसाइडर्स। आउटसाइडर जैसे घर पे पापा सैलरी लेके आए ना, मम्मा को दे दें तो मम्मा उसमें थोड़ा सा पोर्शन अलग से रख लेती है, सीक्रेट रिजर्व होता है ऐसे, है ना, कहीं ना कहीं और काम आएगा। जब पापा बोलेंगे ना सारे पैसे खत्म हो गए, ये लो जी मेरे पास पैसे पड़े हुए, सीक्रेट रिजर्व, है ना। पापा की सैलरी आई 100 रुपया, 100 रुपए में से 20 रुपए हमने सेविंग्स कर ली, रिजर्व मम्मा को दे दी, मम्मा जी रख लो 20 रुपए कम आएंगे, रिजर्व है हमारा। मम्मा ने क्या करना है, इसमें से 5 अलग कर लेने, तो 5 अलग कर लिए, बताना नहीं है, कहना कोई नहीं खर्चा खुर्चा हो गया सी कर लेंगे कुछ नहीं होता, वो 5 करके मम्मा ने इसकी 50 कर लेनी है। और जब घर पे प्रॉब्लम कोई ना कोई आनी है, प्रॉब्लम नहीं नीड आनी है नीड आनी है, तो वही 50 कहना है कि कोई गल नहीं, विच वाज केप्ट सीक्रेट फ्रॉम द आउटसाइडर, अदरवाइज इट इज अगेंस्ट द फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स। याद है अकाउंटिंग, अकाउंटिंग क्या कहती है कि सब कुछ डिस्क्लोज करना चाहिए, सीक्रेट रिजर्व कहता है कि सीक्रेट रख लो, अदरवाइज इट इज अगेंस्ट दिस, है ना। फाइन, एनी डाउट बच्चे?